नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। दोस्तों, फिलिस्तीन पर इजरायली हमले के 15वें दिन थोड़ी सी राहत पहुंचाने वाली खबर आई है। खबर यह है कि मिस्र से लगती हुई गजा की बॉर्डर क्रॉसिंग खोल दी गई है और अब राहत सामग्री से लदे हुए ट्रक और दूसरे वाहन गजा में शामिल हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्रक और दूसरे वाहन गजा में दाखिल होते हुए दिख रहे हैं और सहायता कर्मी मदद सामग्री को ट्रकों से उतारने में जुटे हुए हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था और यहां काफी वक्त से ट्रक बॉर्डर के दूसरे तरफ खड़े थे। राहत एजेंसियां क्रॉसिंग को खोले जाने के लिए दबाव बना रही थीं और इस क्रॉसिंग को खोले जाने से पहले खुद यूनाइटेड नेशंस महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिस्र और गजा के बीच सीमा चौकी पर खड़े होकर एक भावुक अपील की थी। गुटेरेस ने उन 20 लाख लोगों की पीड़ा की बात की जो लगभग 2 सप्ताह से गजा में पर्याप्त आपूर्ति के बिना फंसे हुए हैं। गुटेरेस ने कहा था, हम एक विरोधाभास देख रहे हैं। इन दीवारों के पीछे 20 लाख लोग हैं जो विशाल पीड़ा से गुजर रहे हैं। उनके पास न पानी है, न भोजन है, न दवा है, न ईंधन है, जो आग में झुलस रहे हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए सब कुछ चाहिए। सीमा चौकी के इस ओर हमारे पास इतने सारे ट्रक भोजन, पानी व दवाओं से लदे हुए हैं, ठीक वही सामग्री जिनकी जरूरत दीवार के इस तरफ है। ये एक जीवन रेखा है। वे गजा में इतने लोगों के लिए जीवन व मृत्यु के बीच का अंतर है। तो गुटेरेस की अपील रंग लाई और आखिरकार गजा की बॉर्डर क्रॉसिंग को पार करके राहत सामग्री लिए हुए ट्रक फिलिस्तीन में दाखिल हो गए हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जो मदद आने की उम्मीद है वो नाकाफी है। यह समंदर में एक बूंद के जैसे है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी से जुड़ी जूलियट टामा ने कहा है कि राहत सामग्री के लगातार आते रहने की जरूरत है। गजा के लोगों को निरंतर और सतत मदद की जरूरत है। वाकई 20 लाख लोग जो 2 हफ्तों से पानी, बिजली, दवाई और भोजन के बिना युद्ध के माहौल में फंसे हुए हैं, उनके लिए 20 नहीं बल्कि कम से कम 200 ट्रकों में राहत सामग्री की पहली खेप पहुंचनी चाहिए थी। तब जाकर अधिकतम राहत पहुंचाई जा सकती थी। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है, लेकिन फिलहाल इसे डूबते को तिनके का सहारा माना जा सकता है। दोस्तों, वैसे राहत की एक खबर उन लोगों के लिए भी है जिनके परिजनों को हमास ने बंधक बना लिया है। कल रात ही हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों जूडिथ और नेटली रानन को मानवीय आधार पर रिहा कर दिया है। शब्दों पर गौर फरमाइए दोस्तों, हमास ने इस रिहाई के पीछे मानवीय आधार का हवाला दिया है। बिल्कुल एक कोटेड है, मानवीय आधार। जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को आईएस से बदतर बताकर खुद निर्दोष जिंदगियों को लेने पर लगे हुए हैं और बंधकों की इस रिहाई में भी इजरायल को जश्न की बात सूझ रही है। नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार मार्क रेगेव ने बंधकों की रिहाई को इजरायली दबाव का असर बताया है। रेगेव ने कहा है कि मुझे लगता है कि हमास ये समझ रहा है कि वो भारी दबाव में है। उस पर कूटनीतिक दबाव भी है और जाहिर है कि इजरायल की सैन्य शक्ति का दबाव भी है। बीबीसी से बात करते हुए रेगव ने यह भी कहा है कि बंधकों को बिना शर्त रिहा किया गया है और यह जश्न का दिन है। हमास के हमले और उसके बाद इजरायली आक्रमण में दोनों तरफ से कई जानें चली गई हैं दोस्तों, लेकिन रेगेव को जश्न का दिन याद आ रहा है। यह कैसा जश्न है जो मासूमों को जख्म देकर मनाया जाता है। जश्न की बात तो तब होगी ना जब मध्य पूर्व के इस इलाके में पूरी तरह से स्थायी शांति हो जाएगी। मिस्र ऐसी ही एक पहल कर रहा है। हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष और गजा के मानवीय संकट पर चर्चा के लिए मिस्र आज काहिरा में एक शांति सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इसमें दुनिया के 20 से अधिक नेता शामिल हो रहे हैं। यहां गजा के हालात पर चिंतन किया जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, फलस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अरब जगत के कई राष्ट्र प्रमुख भी शामिल होंगे इस मीटिंग में। हालांकि इस सम्मेलन में इजराइल, हमास और ईरान का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि हमास फिलिस्तीन का नेतृत्व नहीं करता है। फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास हैं और उनका वेस्ट बैंक पर सीमित नियंत्रण है। अब्बास हमास के विरोधी समूह से हैं।
इसीलिए इस बैठक में अगर हमास से कोई शामिल होता है या उसका साथ देने वाले ईरान से कोई आता तो इसके साथ इजराइल से किसी की नुमाइंदगी होती तो शांति बहाली पर सभी पक्षों से चर्चा हो सकती थी। लेकिन फिलहाल इस सम्मेलन से बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि इसमें इजराइल और ईरान दोनों ही शामिल नहीं हैं। लेकिन सम्मेलन के मेजबान मिस्र का कहना है कि इस सम्मेलन का मुख्य मकसद शांति बहाल करना है। आपको बता दूं कि मिस्र ही ऐसा एकमात्र देश है जिसकी सीमा गजा से लगी हुई है और इस सीमा को इजराइल नियंत्रित नहीं करता है। खैर, इस सम्मेलन से क्या हासिल होगा यह तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच इजराइल की तरफ से शांति कायम करने के कोई इरादे दिख नहीं रहे हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा परिषद ने एक साझा बयान में विदेश में रह रहे इजरायली नागरिकों के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश के बाहर रह रहे इजराइल के नागरिक खतरे में हैं। बयान में कहा गया है कि अग्रिम सूचना तक किसी भी मध्य पूर्व के देश या अरब देश, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, मोरक्को और यूएई की यात्रा से बचें। इसके अलावा मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों की यात्रा ना करने की भी बात यहां कही गई है। इस तरह की एडवाइजरी बता रही है दोस्तों कि अब तक इजराइल मुस्लिम देशों को संदेह की नजर से देख रहा है। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल ने उत्तरी गजा के अल कुद्स अस्पताल को खाली कराने का आदेश दिया है। इस बारे में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली संस्था फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का कहना है कि अल कुद्स अस्पताल में इस समय 400 मरीज भर्ती हैं और यहां कई हजार विस्थापित लोगों ने शरण ली हुई है। रेड क्रिसेंट यह भी कहना है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान कर रहे हैं कि एक और मानवीय त्रासदी को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। और उधर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडहानम गिब्रियेसुस ने कहा है कि अल कुद्स अस्पताल को खाली कराने के आदेश की रिपोर्टें परेशान करने वाली हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बार बार यह कह चुका है कि इन क्षमता से अधिक भरे हुए अस्पतालों से मरीजों को सुरक्षित निकालना असंभव है। अस्पताल की सुरक्षा की जानी चाहिए और उनके जीवन रक्षक कार्य चालू रहने चाहिए। चाहे अस्पताल हो, चर्च हो या रिहायशी इलाके हो, इजराइल किसी भी जगह को नहीं छोड़ रहा है। और अब तो खबर यह भी है दोस्तों कि जब से संघर्ष शुरू हुआ है 20 से ज्यादा पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 18 फिलिस्तीनी पत्रकार शामिल हैं, 3 इजरायली हैं और 1 लेबनानी है। CPJ यानी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स का कहना है कि इनमें से 15 पत्रकार इजराइल के हवाई हमलों में और 2 पत्रकार हमास के हमले में मारे गए हैं। 8 पत्रकार घायल हुए हैं, 3 या 2 लापता हैं या हिरासत में हैं। CPJ के प्रवक्ता ने कहा है कि CPJ इस बात पर जोर देता है कि पत्रकार भी नागरिक हैं जो संकट के समय में मुश्किल काम कर रहे हैं और युद्ध में शामिल पक्षों को उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो CPJ की इस अपील का क्या असर होता है ये तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में फिलिस्तीन में शांति के लिए ही आवाज उठ रही है। अपने एक ट्वीट में ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है, हम फिलिस्तीन और गजा के साथ हैं। फिलिस्तीनियों और सभी आम नागरिकों को न्याय, आजादी और तत्काल युद्ध विराम के लिए आवाज उठानी चाहिए। दुनिया को इस समय बोलने की जरूरत है। इसी तरह कैलाश सत्यार्थी समेत नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 29 हस्तियों ने इजराइल और फिलिस्तीन में प्रभावित बच्चों के लिए आवाज उठाई है। 1996 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस मैनुअल रोमोस होर्ता, 1987 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ऑस्कर एरियास, 1986 के नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्र में जो विजेता हैं युआन ली, इन तमाम लोगों ने एक संयुक्त बयान में लिखा है कि बच्चों को अन्न, जल, स्वास्थ्य एवं आश्रय से वंचित नहीं किया जा सकता है। बच्चे एवं अन्य संकटग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल मानवीय सहायता मिलनी चाहिए। गजा पट्टी में रह रहे लाखों बच्चों तथा इजराइल में रह रहे 30 लाख बच्चों की जिंदगी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। एक तरफ के बच्चों की जान जाने को लेकर कई प्रदर्शन हुए हैं तथा कई नेताओं के बयान आए हैं, लेकिन निश्चित ही हमारे हृदय में दोनों के लिए जगह है। तो दोस्तों, राहत की खबरों और शांति की इन अपीलों के बीच क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भड़क चुकी आग थोड़ी शांत होगी और अमन कायम होगा, इसी का इंतजार है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।